Hi guys, and welcome to Bench Box Route. My name is Nilesh Roy and मेरा नाम है तुषित मोदक। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 21 को। मुझे खास करके काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा ये सीरीज जाने वाला है। सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ही है। मैं और नीलेश आज इस बारे में डिस्कस करेंगे कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 21 का रिव्यू कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें थी, और एक तरीके का हम लोग ब्रेक डाउन देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि आप लोग को भी समझ में आए। तो आज हम इसको सीन बाय सीन डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है तो मुझे अच्छा लगा, कुछ डायलॉग्स भी है जो कि इम्पोर्टेंट लगी मुझे, तो उसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो सीन ओपन होता है ग्रीशा के इवेंट से, वेयर ही टेक्स द फाउंडिंग टाइटन। जब ये एनीमे शुरू हुआ सबसे पहले ही ये फाउंडिंग टाइटन और ग्रीशा का एक लड़ाई सीन से शुरू होता है। एक फ्लैशबैक था जहाँ पे ग्रीशा अटैक कर देता है फाउंडिंग टाइटन और बाकी मेंबर्स पे। एरन उसके सबकॉन्शियस माइंड में आके उसे इन्फ्लुएंस करता है कि तुम्हारे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, तुम्हारी बहन को उन्होंने मार डाला और अभी भी इसी उम्मीद में हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, पर लोग इतने अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंस करके उसे एक तरीके के रेज मोड में ले आया, और जिसके कारण ही अटैक्ड द फाउंडिंग टाइटन। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि ही जस्ट बाइट्स स्नेक एंड फाउंडिंग टाइटन को मार देता है, फिर बाकी मेंबर्स को भी मार देता है, बच्चों को कुचल देता है कुचल ही देता है। आई थिंक पूरा बर्बादी कर देता है उसमें। ये सीन था जो कि लास्ट एपिसोड में दिखाया भी गया था, वो फिर से रिपीट हुआ है बेसिकली स्टार्टिंग में। तो why won't you show me everything, the walls being destroyed, the day it happens, if Carla is safe। तो मतलब यहाँ पे पिछले एपिसोड में काइंड ऑफ बता दिए थे, हिंट कर दिए थे कि एरन उसको सेलेक्टिवली मेमोरीज दिखा रहा है टू मैनिपुलेट हिम। आई गेस एरन काफी फक्ड अप इंसान है। हाँ, मेरे को तो कई बार लगता है कि एरन इनफैक्ट राइटर के दिमाग में जाके भी उसमें बोला होगा कि मीम्स हम देख, मेरा नाम एरन येगर है और ऐसे तो एरन बोला है अपना मेन कैरेक्टर का नाम क्या डालना है। फिर आते हैं हम लोग वापस अपने द कोऑर्डिनेट में जहाँ पे जीक और एरन रहते हैं। हाँ, जीक कन्फर्म करता है कि वही ऑब्वियसली वही सेम चीज़ कि तुम उनको सेलेक्टिवली दिखा रहे हो उनको मैनिपुलेट करने के लिए। और फिर एरन कहता है कि वी स्टिल हैवंट सीन द पार्ट वेयर आई ईट हिम। अब इस पे अभी तक ऑब्वियसली इसको आगे हो सकता है और एक्सपैंड करे इस चीज़ को, बट अभी के लिए हम लोग क्या लगता है कि उस सिचुएशन में क्या किया होगा उसने। आई थिंक ये जहाँ तक कि अपने मेमोरीज के बारे में जहाँ तक कि बता रहा है, वो जीक को कह रहा है कि तुम अभी तक तो वहाँ पहुँचे ही नहीं जहाँ पे मैं अपने बाप को ही खाया था। इसके पास कहाँ से पावर आया? ये अपने फादर को कंज्यूम किया क्योंकि इसके फादर ने ही इसको इंजेक्शन लगाया, इसको सीक्रेट प्लेस पे जाके इंजेक्शन लगाया, और फिर वो जब वो टाइटन बन गया उसने इसके अपने बाप को खा लिया। वो जीक पता नहीं कि वो जानता था पहले से या नहीं जानता था। पता तो है ही सबको, बट आई थिंक यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है बताना चाह रहा है कि मे बी उस जगह पे भी उसने कुछ बोला होगा फ्रॉम द फ्यूचर, उसे इंसाइट करने के लिए कि तुम एरन मतलब अपने बेटे को ये पावर दो। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, अभी कुछ भी हो सकता है। अभी इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है ये सीजन, अभी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, और किसी भी पॉसिबिलिटी को हम लोग साइडलाइन भी नहीं कर सकते कि हाँ ये नहीं हो सकता। हर एक एपिसोड ऐसा हो रहा है कि मैंने इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज जो मैंने अभी तक देखा है स्टोरी वाइज। आई थिंक डेथ नोट एक था जहाँ पे आप पॉसिबल आउटकम पता ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आई थिंक डेथ नोट के बाद ये एक ऐसा है जहाँ पे सस्पेंस, थ्रिलर और आई थिंक स्टोरी राइटिंग और स्क्रीन प्ले काफी जो वर्ल्ड है इसका पूरा टाइटन का वर्ल्ड बिल्डिंग है पूरा, जो कितने अलग अलग कंट्रीज है, नेशंस है, फिर कैसे वो टाइटन्स फॉर्म हुए, आई थिंक काफी प्लान्ड आउट था पहले से ही ये सब। और इनफैक्ट अगर तुम ये भी देखोगे ना, जहाँ पे तुम्हारे मेन कैरेक्टर को सेंस ऑफ जस्टिस का एक वो आ जाता कि वही सही है, ही इज द गॉड, दैट एनीमे विल ऑलवेज बी द बेस्ट एनीमे। चाहे वो तुम कोड गीज ले लो, चाहे तुम डेथ नोट ले लो, और अभी अटैक ऑन टाइटन तो समझ में आ ही रहा है कि किस लेवल पे है।
मेन कैरेक्टर है हमारा प्रोटैगनिस्ट, उसे ऐसा लगने लगता है कि वही सही है, तब तो भाई द एनिमे इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट। तो बेसिकली सेम थिंग एज ह्यूमनाइजिंग और क्रिएटिंग अ मोर एम्पैथेटिक विलन। नो, जब तुम विलन्स के मोटिवेशन समझ सकते हो, उनसे एम्पैथाइज कर सकते हो, तभी वो उसकी स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और यहाँ पे तो दो विलन हैं, ज़ीक और एरन, दोनों ही एकदम एक्सट्रीम्स पे हैं। यहाँ पे बताता है कि आई सॉ माई ओन फ्यूचर थ्रू डैड्स मेमोरी, ऑब्वियसली टेलिंग अस दैट जब भी वो लोग फ्यूचर देखते हैं वो अपने इनहेरिटर्स के पीओवी से देखते हैं। मतलब जब 4 साल पहले हिस्टोरिया का जब हैंड किस किया था, तब उसने अपने डैड का पीओवी देखा था उस समय, जहाँ पे उसके कान में एरन बोल रहा है कि मारो इनको। हाँ, मेरे हिसाब से उसे मैंने एक तरीके से समझ में आ रहा था कि उसे अपने पावर्स कैसे यूज करने हैं। तो आई थिंक ये तुम इस तरह से डिवाइड कर लो कि देयर आर मल्टीपल टाइमलाइन वाले स्टोरी जैसे मार्वल यूनिवर्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, आई डोंट थिंक कि मल्टीपल टाइमलाइन है, क्योंकि ग्रिशा ऑलरेडी मैनिपुलेटेड है एरन से, जिसकी वजह से उसको फिर मतलब वो काम कर रहा है, जैसे फाउंडिंग टाइटन को मारना और पूरे फैमिली को ख़त्म कर देना। बट उसने फिर उसी सीन में जब वो बाहर निकल जाता है, एरन को बोलता है कि इज दिस व्हाट यू वांटेड, तो वो ये भी कहता है कि आई किल्ड एवरीवन एक्सेप्ट द फादर, मतलब रॉड्रीज का रोल क्या है? रॉड्रीज का रोल ये है कि वो फिर आगे जाके हिस्टोरिया को पाल पोस के बड़ा करेगा, एंड देन हिस्टोरिया, क्योंकि हिस्टोरिया का भी रोल है ना इस सीन में, क्योंकि अगर एरन यहाँ पे नहीं देखा होता ये मेमोरी, तो फिर वो उस पाथ पे नहीं जाता जहाँ पे अभी है करंट एरन है। आई थिंक ये करंट और फ्यूचर में अभी भी कंफ्यूजन है काफ़ी कि कौन सा सही है और कौन सा मैनिपुलेटिव है, कि सच में वो एरन यही चाहता था कि इस एरन ने कुछ और समझ बैठा है। तो आई थिंक ये नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा क्लियर आउट होगा। तो चीज़ ये इंटरेस्टिंग लगी कि ज़ीक जहाँ कहता है यू डिडंट सी एवरीथिंग राइट, फॉर एग्जांपल यू डिडंट नो यू कुडंट यूज द फाउंडर्स पावर हियर। आई थिंक आप जो कह रहे हैं कि एरन को भी खुद पता नहीं है पूरी तरह से, तो आई थिंक एरन भी एक तरह से ग्लिम्पसेस ही देख रहा है फ्यूचर के। वो भी उसको पूरा फ्यूचर, मतलब अपना पूरा फ्यूचर उसने प्लान आउट करके नहीं देखा, उसने भी ग्लिम्पसेस देखा है, जैसे अपना डैड्स की मेमोरी देखी उसने उस मोमेंट पे, फिर और भी आई थिंक आगे जाके उसने थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस देखे हैं फ्यूचर के, इसलिए उसको काइंड ऑफ पता है कि क्या क्या करना है उसे। इसलिए वो बीच बीच में फ्रस्ट्रेट हुआ था ना, क्योंकि समझ नहीं आता क्या करूं उस फ्यूचर को लाने के लिए। हाँ, क्योंकि इसी सीन में अगर तुम आगे देखोगे, एरन पूरा कोशिश करता है वो चेन्स को तोड़ने की। एरन इतना कोशिश करता है कि अपने हाथ तक को भी हर्ट कर बैठता है, किसी तरह यमिट तक पहुंच जाए। ये उसे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है, उसे बस इतना पता था कि ही इज द वन और वही कुछ कर सकता है। और प्लस हमें अभी भी उनके जो फ्रेंड्स हैं उस तरफ, मिकासा हो या बाकी लोग हो, तो कहीं ना कहीं आने वाले एपिसोड में वो भी एक मेन पार्ट प्ले करेंगे। उसके फ्रेंड्स के पास टाइटन पावर है, वन ऑफ द एनी जो है वो अभी भी एक क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, उसका क्या होना है। आर्मर टाइटन, और फिर अभी फाल्को ने पोर्को को कंज्यूम किया है, तो फाल्को के पास अभी जॉ टाइटन है करंट। हाँ, तो अगर वो उसने उसको कंज्यूम किया है तो वो किस तरीके से प्लान आउट होगा, वो स्टोरी में कैसे आएगा। को ये भी नहीं पता कि एरन के बाद कोई फ्यूचर इनहेरिटर है भी कि नहीं उसके टाइटन का, मतलब अटैक टाइटन। ऑब्वियसली हम फ्यूचर इसी तरह देख रहे हैं ना कि जो फ्यूचर इनहेरिटर है उसकी मेमोरीज देख रहे हैं, तो उससे फ्यूचर पता चल रहा है। तो अगर एरन का कोई फ्यूचर इनहेरिटर ही ना हो तो फिर उसको अपना मतलब आगे का फ्यूचर में भी ना पता हो। फिर आते हैं हम लोग ymir की बैक स्टोरी पे। हिस्टोरिया ऑब्वियसली पढ़ रही जाती है, इससे हम लोग को ये भी चीज़ पता चलती है कि जो रॉयल फैमिलीज थी उन लोगों को ymir की बैक स्टोरी के बारे में काफ़ी हद तक पता था, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता था बुक्स में और मतलब उनके टेक नॉलेज में था। तो हम लोग जाते हैं ऑब्वियसली 2000 ईयर अगो, जब एल्डियंस विदाउट टाइटन पावर्स मतलब थे, जब नॉर्मल ह्यूमन एल्डियंस थे, बस एक नॉर्मल ह्यूमन रेस थे। इट वाज जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज। ymir स्लेव रहती है इसके पास, तो फिर इसको जो भी भगाया जाता है फॉर सम पनिशमेंट। जाती है ये ट्री के पास, ऑब्वियसली ट्री हम लोग एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, क्या पावर है ये, बट मिस्ट्री पावर। तो इसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए ये एक
ऑर्गेनिज्म है किसी तरह का जो कि उससे कंबाइन होके वो पावर बनाता है। तो इसका भी कोई बैक स्टोरी नहीं है कि ये क्यों है, कहाँ से है, कैसे आया। बस इट्स अ सुपर नेचुरल थिंग जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और वो उसने टाइटन बना दिया। तो अभी तक तो यही एक स्टोरी है। एक्चुअली हम लोग को एक वो भी मिलता है, अकॉर्डिंग टू लेजेंड obtained the power of the titans when coming in contact with something. For generations her blood and power were passed down by the Eldians. However, the identity of that something which began it all remains unknown. It may have been some type of pathogenic parasite, a god who pitied the founder Ymir and gave her power, or something else entirely. मतलब इनको भी नहीं पता क्या है। आई थिंक वो एनिमे में उतना ज़्यादा नहीं डिटेल में दिया है, बट इफ़ यू रीड इनटू मांगा आई थिंक उसमें थोड़ा डिटेल क्लियर मिल सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो ना ही एक्सप्लेन करे, उसको मिस्ट्री रहने दे। हाँ, एक एंशिएंट कुछ पावर होगी जिससे स्टार्ट हुआ ये, क्योंकि ऑब्वियसली स्टोरी इसके बारे में नहीं है, स्टोरी तो एलियंस के बारे में। स्टोरीज अबाउट वो पावर लोग कैसे यूज कर रहे हैं इसके बारे में स्टोरी है। पावर बस कहीं से आ गई है, अब उस पावर का कैसे महाबहन हो रहा है वो स्टोरी है, जो मुझे इसके 2000 ईयर्स अगो वाली स्टोरी से पता चला। इट वॉज जस्ट अ लस्ट ऑफ पावर को, बस वो किंग था कि वो नहीं चाहता था कि ये पावर रॉयल ब्लड लाइन से बाहर जाए, तो उसने अपने डिफरेंट मेजर्स खोजे कि भाई ऐसा ऐसा रहेगा, तुम ऐसा ऐसा करो तो ऐसा होगा। बहुत कुछ किया उसने उसके लिए। फिर ऑब्वियसली मार्ले जो उनका एनिमी था उनको भी डिस्ट्रॉय किया। हाँ, फिर वही उनमें से आई थिंक अब जो भी कोई उनका या तो उनके आर्मी का या फिर मार्ले का कोई असैसिनेट करने की कोशिश की और ये सामने आ गई। ये फ्लावर का मैंने लिया था क्योंकि मैंने गिना उसमें कितने पेटल्स है, तो इसमें 9 पेटल्स है। आई थिंक अच्छा सिंबलिज्म था ईमीर के लिए। मरने के बाद वो अपने खिला देता अपने डॉटर्स जो कि मारिया, रोज और सीना, जो कि वॉल्स थे। वॉल्स का नाम उनके नाम पे रखा गया था। ट्री में भी दिखाता है कि 3 ब्रांचेस बन गई है। और हाँ, यहाँ भी एक फ्लैशबैक था जिसमें सारे 9 टाइटन दिखते हैं। एंड असली मीर वहाँ पे, क्योंकि टाइम तो इन्फिनिट है, तो वहाँ पे भी स्लेवरी कर रही है, वो टाइटन्स बनाती रहती है ऑब्वियसली ऑन द विशेस ऑफ द ओरिजिनल किंग, वो क्रिएट करती रहती है। एंड हाँ, इवन उसके बाद भी जितने भी किंग्स आए हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ वो दिया ही होगा, ऑर्डर्स दिया होगा कि जिस किंग ने एंड किया था वॉर, उसने ये वॉल्स बनाए थे। ऑब्वियसली उसने बोला होगा कि हाँ तुम बना के दो मुझे कोलोसल टाइटन्स का वॉल। उसी किंग ने फिर उसने वो कर दिया ना कि वाओ रिनाउंसिंग वॉर का। उस किंग के बाद से किसी भी रॉयल ब्लड ने इस फाउंडिंग टाइटन पावर को यूज नहीं कर पाया है। उसके पहले तक जितने भी किंग्स हैं सब ने यूज किया बेसिकली। तो आई थिंक इधर ये कोशिश कर रहा है, एरन को भी पता है कि ये मेर बस रॉयल ब्लड का ही बात सुनती है, शुरुआत से ऐसा ही बनाया गया है। तो ये इसलिए नहीं सुनती है कि क्योंकि उसमें कोई स्पेल है या ऐसा कुछ है, पर वो उसका एक तरीके से कॉन्शियस ही डेवलप हो गया है कि उसको ऐसा सुनना ही है। और आई थिंक इधर एरन यही काम करता है कि उसका वो कॉन्शियस तोड़ता है कि भाई तुम्हें इसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, अब ख़त्म करो, ठीक है, तुम मुझे पावर दो, मैं हर चीज़ का एंड कर देता हूँ। ज़ीक बोलता है कि ओबे माई कमांड, मतलब यहाँ भी वो कमांड दे रहा है एज अ स्लेव कि हाँ तुम काम करो मेरे लिए। और वो हिट करता है ऐसे कि हाँ एरन बोल रहा है कि नहीं, यू आर अ पर्सन, यू हैव योर ओन चॉइस। वो भी है यहाँ पे कि वेर यू द वन हु लेड मी हियर। यहाँ पे ये भी इंसिन्यूट होता है कि मे बी एरन भी एक तरह से मैनिपुलेटेड है बाय ईमीर। मैनिपुलेटेड नहीं है, आई थिंक ही नोज द स्टोरी ऑफ ईमीर एंड उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, ही फील्स फॉर हर। आपको उसके बारे में पता है। आई थिंक एरन हमेशा से एक इमोशनल कैरेक्टर रहा ही है। मैंने एरन का ऑलवेज एक हिडन एजेंडा रहा ही है, जो कि इमोशन से जुड़ा रहा है, ग्राउंड से जुड़ा रहा है, क्योंकि ही ऑलवेज लव्ड हिज मॉम वेरी मच। आई थिंक उसके चलते ही उसका वो एंगर और रेस था शुरू से ही। Then obviously वो डिसाइड करती है कि हाँ चलो fuck the world। Then एरन फाउंडिंग टाइटन बन जाता है। और ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है, जबकि रियल वर्ल्ड में, जबकि अदर वर्ल्ड में जो मेमोरी वाला वर्ल्ड है वो अपने पेस पे चल रहा है, पर रियल वर्ल्ड में बस इसका गर्दन उड़ा ही था और जुड़ गया। तो इट्स वाज लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। लोगों को पता भी नहीं था कि एरन मरा भी है। फिर ऑब्वियसली रम्बलिंग
इनिशिएट कर देता है सब वॉल्स टूटने। पहले तो शिगाशिना का वॉल्स टूटता है और सारे कोलोसल्स बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे एरन मतलब फाउंडिंग टाइटन का एक्चुअल फॉर्म दिखने को मिलता है। आई थिंक मैंने पढ़ा था कहीं पे अराउंड 600 मीटर्स के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर बड़ा है। इट्स लाइक अ माउंटेन। अब माउंटेन को कौन ही हरा सकता, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि भाई इसको अब कौन हरा सकता है जो कोलोसल से भी 4 गुना बड़ा है। आर्मियन आई थिंक काफ़ी स्मार्ट कैरेक्टर है, ऑलरेडी चीज़ें फिगर आउट करने लगता है जब जैसे चीज़ें होती हैं। वो नोटिस करता है कि उसके पीछे जो वॉल मरिया है वो भी खुल चुका है। तब ये पीस आउट करने लगता है कि हाँ ये सिर्फ मारले को नहीं मारने वाला, ये पूरे वर्ल्ड को मारने वाला है। सो यहाँ पे यही एंड होता है कि भाई उसका मोटिव कुछ और ही है। फिर वो सबके माइंड में जाके एक टेलीपैथिक टाइप वो कन्वे करता है कि भाई उसका असली मोटिव क्या है। मतलब ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ फेमियर लिटरली जो भी है, मतलब चाहे पैराडीज पे हो, माले में हो, तो राइनर देख सकते हैं। इसके आइज के अराउंड देखिए वो मार्क्स आ चुके हैं, तो मतलब ये ऑलरेडी टर्न हो चुका है। हाँ, बात ये है कि अभी भी ये बच्चे के शरीर में है। ये देखना होगा कि इसका फाइटिंग कैपेबिलिटी कितना है। हाँ, क्योंकि अभी कुछ ही एपिसोड बचे हैं और अभी मेनली सब फोकस यही रहेगा कि एरन को कैसे रोका जाए। तो आई थिंक सारे फोर्सेस फाल्को इम्पोर्टेंस ये रहेगा क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में आता है ना, तो आई थिंक वही जब स्टोरी खत्म हो जाएगी तब यही लोग में भी कंटिन्यू करे उस चीज को। यार ये भी तो जरूरत है भाई। मैंने अभी तो जितना आर्टिलरी लग जाए उतना कम है अभी एरन को रोकने के लिए, ताकि वो वर्ल्ड को तबाह ना करे। तो आई थिंक पावर ट्रांसफर हुआ है, अच्छी बात है। आई थिंक कैपेबल हैंड्स में हुआ है कि नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्री लोग ये और गैबी हो गए, सब तो ट्रेंड सोल्जर्स थे पहले से ही। हाँ वो तो है, पर मोस्ट प्रोबेबली बच्चे हैं ना। कितने साल के, 12 साल के होंगे। ट्रेंड सोल्जर कितने। राइनर ने इसी एज में वॉल्स तोड़े थे। वॉल्स तोड़ना और अटैक टाइटन को रोकने में अंतर है ना ब्रो। तब तो एक छोटा सा था कि एक दीवार तोड़नी है। तो हाँ, देखते हैं इसका कैरेक्टर कैसे प्ले होता है। एरन अपना अनाउंसमेंट करता है कि वॉल सबको मारेंगे। आई थिंक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। हाँ, उसका मोटिवेशन ठीक है, समझ में आता है, बट ज़्यादा है थोड़ा। अब ये गॉड मोड में चला गया है। ऑब्वियसली बात है, गॉड वाला ही ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। देखते हैं। आई थिंक अगले संडे इसका अगला एपिसोड आने वाला है, तो लेट्स सी कि क्या होता है अगले एपिसोड में। आई थिंक अगला एपिसोड भी बहुत धांसू होगा। आई मीन नेक्स्ट एपिसोड में मोस्ट प्रोबेबली वो रम्बलिंग का स्टार्टिंग इफेक्ट्स देखेंगे कि कितने लोग मर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली बाकी कैरेक्टर्स कुछ प्लान आउट करेंगे, क्योंकि वो तुरंत से तो पहुंच नहीं जाएगा किसी भी वर्ल्ड के कोने में, शोर्स के उस पर। आई थिंक उसको ट्रैवल करने में समय लगेगा। मेरे हिसाब से वो जो ट्रैवलिंग टाइम है जब तक वो पहुंचेंगे, उसी में आई थिंक ये लोग अपना फोर्स गैदर करेंगे और फिर कुछ प्लान आउट करेंगे। क्योंकि अभी ये भी देखना है कि लिवाई का क्या हुआ। लिवाई बचा है, एनी बची है। जो नॉर्स मिथोलॉजी का जो बेसिकली क्रिएशन है, जहाँ से क्रिएट हुआ है, वहाँ पे जो पहला वो है जायंट है, वो ईमीर था। हाँ, तो वही मतलब इंटरेस्टिंग लगा कि वही जो ईमीर था, मतलब नॉर्स मिथोलॉजी में पहला जायंट था, जो कि ऑब्वियसली वो था फीमेल एंड मेल दोनों ही था वो, के स्वेट से और पता नहीं और भी बच्चे पैदा हुए, फिर बाकी जायंट्स बने, गॉड्स बने। ओडिन भी इसका वो मतलब ओडिन का एंसेस्टर है एक तरह से ये। हाँ, आई थिंक उससे वो लिए होंगे, क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन लिए होंगे मैंने अपना स्टोरी डिजाइन करने के लिए। एरन को पता है एरन क्या कर रहा है। अब बाकी कैरेक्टर्स को फ्रेम आउट करना है कि वो किस टीम में है, कि वो एरन के साथ हैं कि एरन के खिलाफ हैं। डू दे सपोर्ट दिस मास किलिंग? तो आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि कौन किस टीम में है। येगरिस्ट जिसे कहेंगे, विल दे रिमेन येगरिस्ट और विल दे चेंज देयर हार्ट एंड बी इन देयर सेंसेस कि भाई जो हो रहा है वो बियॉन्ड 2 कंट्रीज या 2 पार्ट, 2 लोगों के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग से काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है। इसमें बस कुछ लोग नहीं, पूरी बहुत लोग मरने वाले हैं। मिलियंस आर गोइंग टू डाई। तो अब आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड से थोड़ा टीम बिल्डिंग शुरू होगा। चलिए फिर
इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा चैनल को, लेकिन स्पॉइलर मत डालना। स्पॉइलर कोई डाला तो मैं ओके कुछ नहीं करूँगा, बट हाँ स्पॉइलर मत डालना कमेंट्स में। हम लोग हर वीक कुछ ना कुछ एनिमेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, पर अभी एओटी बर्निंग चल रहा है तो हम लोग अभी एओटी से शुरू किए हैं। आगे आपको और भी एनिमेस, मूवीज, वेब सीरीज और इस टाइप के कंटेंट मिलेंगे जिसपे हम लोग थोड़ा डीप डाइव करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। आई होप कि हम लोग भी अपना धीरे धीरे कंटेंट इंप्रूव करें और आपको भी पसंद आए हमारा कंटेंट। टिल देन, बाय, पीस आउट।